हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL207 के 5th यूनिट मेमोरी एंड आईओ सिस्टम के 3rd पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मेमोरी इंटरफेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी स्ट्रक्चर हम पहले देख चुके हैं लास्ट वीडियोस में कि मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइंस हमें चाहिए होती हैं। ये उसी का रिवीजन है। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, एक रीड राइट मेमोरी यानी कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें आप लिख भी सकते हैं और जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। वैसे एक मेमोरी हमने ली है, एक मेमोरी चिप। इस मेमोरी चिप का जो साइज़ है वो है 2048x8। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, जो फर्स्ट नंबर होता है वो बताता है आपका नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स, यानी इस मेमोरी में नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स कितने हैं 2048 2048 रजिस्टर्स से मिलकर ये मेमोरी बनी है और हर रजिस्टर 8 बिट को स्टोर कर सकता है। जो सेकंड नंबर है 8 वो रिप्रेजेंट करता है रजिस्टर की कैपेसिटी। तो यहाँ पर रजिस्टर की कैपेसिटी है 8 बिट। तो 2048 रजिस्टर्स और हर रजिस्टर 8 बिट को सेव कर सकता है। इस तरह से हमारी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी बनी हुई है। इसको हम 2K बाइट मेमोरी भी कहते हैं। 2K, K स्टैंड्स फॉर किलो, क्योंकि किलो जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में वो जनरली रिप्रेजेंट करता है 10 की पावर 3। तो अगर हम 1024 को अप्रॉक्सीमेटली 1000 के बराबर माने तो 2048 होता है आपका 2 × 1024, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 किलो 2K। इसीलिए 2048x8 रैम को हम 2 किलोबाइट रैम भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जब हमारे नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स 2048 है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कितनी एड्रेस लाइंस हमें इन रजिस्टर्स तक पहुँचने के लिए चाहिएंगी वो दी जाती है फॉर्मूला n = log2 कैपिटल N से। यानी अगर नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स 2048 है तो उसका अगर हम लॉग निकालें बेस 2 तो हमें नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइंस मिल जाएगी जो हमें इसको एड्रेस करने के लिए चाहिए। रजिस्टर्स के पते कितने बिट के होंगे वो हमें पता चलता है लॉग निकालने से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले देखा था कि अगर 4 रजिस्टर्स हैं तो 4 का अगर हम 2 बेस से लॉग निकालें तो वो निकलता है 2। तो हमें उसके लिए कितनी एड्रेस लाइंस चाहिए थी 2। तो यहाँ पे इसी तरह से 2048 को अगर हम 2 की पावर में रखते हैं तो वो होता है 2^11, यानी जो हमारे एड्रेस लाइंस की संख्या होगी वो होगी n = log2 2 की पावर 11। लॉग के फॉर्मूला से, लॉग की मैथमेटिक्स हमने बचपन में पढ़ी हुई है, उससे हम क्या करते थे, पावर जो होता है उसको आगे मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। तो जो 11 की पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ गई, तो आपका हुआ 11 log 2/2। लॉगरिथम में जब भी जिस नंबर का आप लॉग निकाल रहे हैं वो अगर दोनों सेम होते हैं तो वो लॉग आता है आपका 1, यानी n क्या हुआ आपका 11 × 1 यानी 11। तो अगर हमारे पास 2048 बाइट्स की मेमोरी है, 2 किलोबाइट की मेमोरी है, 2048 रजिस्टर्स को हमें एड्रेस करना है, तो हमें कितनी एड्रेस लाइंस चाहिए 11। तो 11 एड्रेस लाइंस का मतलब हुआ A0 से A10। एड्रेस लाइंस जो है वो हम लोअर सिग्निफिकेंट बिट से लेना स्टार्ट करते हैं। तो लोअर सिग्निफिकेंट बिट आपका हुआ A0। तो 11 एड्रेस लाइंस हुई आपकी A0 से A10। इन 11 एड्रेस लाइंस को यूज़ करके हम 2048 रजिस्टर्स में से किसी भी एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो आपको दिख रहे हैं डायग्राम में वो हैं कंट्रोल सिग्नल्स, रीड, राइट और चिप सेलेक्ट। इनपुट बफर जहाँ से डेटा आपका डेटा बस के थ्रू लिखा जाएगा मेमोरी में, तो वहाँ पे कंट्रोल से राइट। आउटपुट बफर जहाँ से हम डेटा को रीड करेंगे मेमोरी से, जो आउटपुट डेटा बस पे जाएगा, वहाँ के लिए कंट्रोल सिग्नल है आपका रीड। कंट्रोल सिग्नल्स जब तक इनेबल नहीं होंगे तब तक रीडिंग या राइटिंग पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों कंट्रोल सिग्नल से हम अनवांटेड चेंजेस को रोक सकते हैं। इसी तरह एक और सिग्नल दिख रहा है आपको यहाँ पर, CS चिप सिलेक्ट। बहुत सारी मेमोरी चिप्स को मिला के हम हमारी कंप्लीट मेमोरी ऑब्टेन कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े साइजेस की मेमोरी चिप्स अवेलेबल नहीं होती। तो अगर हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो हम क्या करते हैं,
ज़्यादा चिप्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कंप्यूटर में या लैपटॉप में कि हमारे पास 4 रैम स्लॉट्स हैं, हमने 2 रैम स्लॉट्स अभी लगवा लिए हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है कि आपने अभी एक मेमोरी 2 रैम्स ले ली हैं 4 किलोबाइट की, अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप आगे और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आजकल के टाइम में जो मेमोरी चलता है वो चलता है आपका जीबीज़ में, गीगाबाइट्स में या फिर टेराबाइट्स में। तो उस समय जब हमारे पास एक से ज़्यादा चिप्स होते हैं तो हमें किस चिप में लिखना या पढ़ना है उसके लिए हमें एक सिग्नल चाहिए होता है CS, चिप सिलेक्ट। और ना केवल रैम के केस में, रोम और रैम में से भी हम किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, रोम को या रैम को, तो वो भी हम चिप सिलेक्ट से ही कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट स्लाइड में रैम का एग्जाम्पल देखा था, अब हम एक EEPROM का एग्जाम्पल देख लेते हैं। EEPROM जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है जिसे हम इरेज कर सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देखेंगे, चिप के अंदर एक रेक्टेंगल विंडो बनी हुई है। ये रेक्टेंगल विंडो क्यों काम आती है? चिप को इरेज करने के लिए। एक बार जब चिप लिख दी जाती है, राइट कर दी जाती है और उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले इस विंडो को ढक देते हैं ताकि गलती से कोई चेंजेस ना हो जाए। तो जब हमें इसे इरेज करनी होती है तो वो विंडो ओपन कर ली जाती है। तो एक ये विंडो होती है जिसमें मिल के और आप इसको इरेज कर सकते हैं। तो ये EEPROM है। यहाँ पे आप देखिए इसका साइज़ है 4096x8। जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, 4096 क्या होगा? रजिस्टर की संख्या। कितने रजिस्टर्स हैं इस मेमोरी में? 4096। किलोज़ की फॉर्म में बोले तो ये क्या होगा? 4 किलोबाइट मेमोरी। क्रॉस 8 का मतलब क्या है कि हर रजिस्टर की कैपेसिटी कितनी है? एक रजिस्टर 8 बिट को स्टोर कर सकता है। हमेशा इसी तरह का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया जाता है। पहली संख्या रजिस्टर्स की संख्या बताती है और दूसरी संख्या हर रजिस्टर के लिए बताती है कि वो कितने बिट को सेव कर सकता है। तो यहाँ पर 4096 रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर 8 बिट को स्टोर कर सकता है। क्योंकि 1024 को हम 1K मानते हैं तो उसके हिसाब से 4096 किसके बराबर हुआ? 4K के। तो हम उसे 4 किलोबाइट मेमोरी कह सकते हैं। यहाँ हमें पता लगाना है कि हमें कितनी एड्रेस लाइंस चाहिए इन रजिस्टर्स तक पहुँचने के लिए। तो हम वही फॉर्मूला अपनाते हैं, स्मॉल n जहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइंस इक्वल टू log बेस टू 4096। 4096 को अगर हम 2 की पावर में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12। 2 की पावर में ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि log किसके बेस में लेना है? हमें 2 के बेस में। तो हमारी कैलकुलेशन तभी ईजी होगी जब हम उसको 2 के पावर में लेंगे। वैसे भी कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर में हम देख चुके हैं कि वो बाइनरी में काम करता है, ज़ीरोज़ और वंस में। तो यहाँ जितनी भी कैलकुलेशन चलती है वो 2 में चलती है। तो यहाँ पर log बेस टू 2 की पावर 12 मल्टीप्लिकेशन रूल से इसको आगे लेकर आए। 12 इंटू log बेस टू 2, क्योंकि बेस और नंबर दोनों सेम है तो log आपका हो जाएगा 1, यानी 4096 बाइट्स ऑफ मेमोरी के रजिस्टर्स को एड्रेस करने के लिए हमें 12 एड्रेस लाइंस की ज़रूरत है। तो 12 एड्रेस लाइंस के लिए A0 से अगर हम शुरू करें तो A0 से A11 तक 12 एड्रेस लाइंस हो जाती हैं, जिनको डीकोड करके हम किसी भी रजिस्टर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, जो कंट्रोल सिग्नल है वो सिर्फ एक है, दैट इज़ रीड। इनपुट बफर नहीं है क्योंकि इसमें हम राइट नहीं कर सकते, इसे रीड किया जा सकता है। ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे सिर्फ एक आउटपुट बफर लगा रखा है और उसको कंट्रोल करने के लिए सिग्नल यूज़ किया है हमने रीड, क्योंकि वहाँ से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड। जब भी ये रीड सिग्नल लो होगा तभी रोम में से हम रीड कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम डेटा रीड नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं मेमोरी इंटरफेसिंग पे। मेमोरी इंटरफेसिंग क्या होता है? इंटरफेस का मतलब होता है ऐसी 2 डिवाइसेस के बीच में सामंजस्य स्थापित करना जो अलग अलग सिग्नल्स पे काम करती हैं। तो उनके सिग्नल्स को एक दूसरे के अनुरूप बनाने को हम क्या कहते हैं? इंटरफेसिंग। अब मेमोरी इंटरफेसिंग की ज़रूरत क्यों है? मेमोरी इंटरफेसिंग की ज़रूरत इसीलिए है ताकि माइक्रो प्रोसेसर किसी भी मेमोरी चिप से पढ़ सके डेटा और किसी भी मेमोरी चिप में लिख सके डेटा। ठीक है, तो मेमोरी इंटरफेसिंग का जो बेसिक फंक्शन हुआ वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि वो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा किसी भी मेमोरी चिप में लिख या पढ़ सके।
इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर को क्या क्या करना होना चाहिए, मतलब मेमोरी इंटरफेसिंग हो पाए, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर डेटा पढ़ पाए या लिख पाए, उसके लिए बेसिकली 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी मेमोरी इंटरफेसिंग सक्सेसफुल हुई। क्या क्या? एक, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी चिप को सिलेक्ट कर पाए कि उसे किस मेमोरी चिप से इंटरैक्ट करना है, किस में लिखना या पढ़ना है, कौन सी मेमोरी चिप उसे सिलेक्ट करनी है, तो ये वो करना चाहिए, ये उससे होना चाहिए। सेकंड क्या? आइडेंटिफाई मेमोरी लोकेशन थ्रू मेमोरी एड्रेस। उस पर्टिकुलर मेमोरी चिप में किस मेमोरी एड्रेस की लोकेशन पे उसे लिखना या पढ़ना है, वो उस मेमोरी लोकेशन तक पहुंच पाए, तो उससे उसको एड्रेस पता होना चाहिए। और थर्ड है, उस मेमोरी चिप से लिखने या पढ़ने के लिए वो उसके इनपुट आउटपुट बफर्स को इनेबल कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? रीड राइट सिग्नल्स। जो फर्स्ट फंक्शन था कि वो मेमोरी चिप को सिलेक्ट कर पाए, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? चिप सिलेक्ट सिग्नल। मेमोरी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर पाए, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? डिकोडर, इंटरनल डिकोडर जो एड्रेस लाइंस को डिकोड करे। और थर्ड फंक्शन जो है कि इनपुट आउटपुट बफर्स को वो इनेबल कर पाए, उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? रीड राइट सिग्नल। तो ये सिग्नल्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं, जनरेट होते हैं, ये हम मेमोरी इंटरफेसिंग में देखते हैं। तो मेमोरी इंटरफेस डिज़ाइन करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें क्या क्या करना होगा बेसिकली उसमें। फर्स्ट, जितने भी जो आपकी एड्रेस बस है उसमें से कुछ एड्रेस लाइंस सीधे आपके मेमोरी चिप की एड्रेस लाइन से कनेक्ट होती हैं। जो एड्रेस लाइंस बचती हैं उनको डिकोड करके चिप सेलेक्ट सिग्नल जनरेट किया जाता है। और लास्टली इनपुट और आउटपुट बफर्स को इनेबल करने के लिए मेमोरी रीड और मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट किया जाता है। डिकोडिंग एड्रेस को डिकोड करने का क्या मतलब है? हमारे पास जो एड्रेस बस है उसमें 16 एड्रेस लाइंस हैं। अब उन एड्रेस लाइंस में से कुछ पार्ट हम मेमोरी चिप को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और कुछ पार्ट हम रजिस्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एड्रेस डिकोडिंग क्या होता है? एड्रेस डिकोडिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रजिस्टर फॉर अ गिवन एड्रेस। किसी भी एड्रेस, जो भी हमें एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस के अकॉर्डिंग किस रजिस्टर में हमें लिखना या पढ़ना है, ये पता लगाने में कौन मदद करता है? हमारी एड्रेस डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब कोई भी एक चीज़, कोई भी एक कोड है, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको समझना कि उसका मतलब क्या है। तो जो भी एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर भेजता है, उस एड्रेस के अकॉर्डिंग उस रजिस्टर का पता लगाना कि किस रजिस्टर में हमें लिखना या पढ़ना है, ये एड्रेस डिकोडिंग कहलाता है। एड्रेस लाइंस में से जो बहुत बड़ा हिस्सा है, सबसे मतलब एटलीस्ट 11-12 लाइंस जो होती हैं, वो आपकी कहाँ पर काम आती हैं? डायरेक्ट मेमोरी की एड्रेस इनपुट से कनेक्ट होके। उन्हें चिप इंटरनली डिकोड करता है अपने रजिस्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए। और जो दूसरा हिस्सा है वो एक्सटर्नली डिकोड किया जाता है, बाहर मेमोरी चिप के बाहर डिकोड होता है। और उसे डिकोड करने के लिए हम लॉजिक गेट्स या फिर डिकोडर यूज़ कर सकते हैं। उससे हमें मिलता है चिप सेलेक्ट सिग्नल, जिसके द्वारा चिप्स को सिलेक्ट किया जाता है। अगर हमारे पास 4-5 चिप्स हैं तो उनमें से किस चिप में हमें डेटा रीड या राइट करना है, वो हम इस वाले डिकोडेड सिग्नल से सिलेक्ट करते हैं। अगर ज़्यादा भी नहीं है, अगर हमारे पास एक भी चिप है तो भी हमें चिप सेलेक्ट सिग्नल चाहिए होता है। ये एक तरह से उसका ऑन ऑफ स्विच है कि अगर हमने ये सिग्नल भेजा है तो वो चिप हमें रीड या राइट करने देगा, अदरवाइज़ नहीं करने देगा। तो इसके लिए हम लॉजिक गेट्स या डिकोडर यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक गेट जो मेनली यूज़ किया जाता है वो NAND गेट होता है, और डिकोडर जो यूज़ करते हैं हम वो 328 डिकोडर होता है, 74LS38। मेमोरी मैप, एड्रेस डिकोडिंग जो है उसे हम मेमोरी मैपिंग भी कह सकते हैं। जैसा कि हमें नाम से देख रहे हैं हम, मेमोरी मैप, मेमोरी का नक्शा। मेमोरी में किस तरह से रजिस्टर्स को अरेंज किया गया है, किस रजिस्टर का क्या एड्रेस है, इसकी पूरी अगर हम एक चार्ट तैयार करें, इसका एक नक्शा तैयार करें, इसकी एक रूपरेखा तैयार करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेमोरी मैप। और मेमोरी मैप किसकी मदद से हो पाता है? एड्रेस डिकोडिंग की मदद से। तो ये दोनों सेम प्रोसेस है, एड्रेस डिकोडिंग या मेमोरी मैपिंग। तो मेमोरी मैपिंग को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? मेमोरी मैप डिफ़ाइन होता है कि जो सिस्टम की जो मेमोरी चिप्स हैं उनमें रजिस्टर्स को किस तरह से एड्रेस किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी मैप।
8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें हम तो उसमें क्योंकि 16 एड्रेस लाइंस होती हैं, 16 एड्रेस लाइंस का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 16 नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं। नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ रजिस्टर्स किस तरह से रिलेटेड है। अगर हमारे पास 16 एड्रेस लाइंस हैं तो 2 की पावर 16 यानी 65536 रजिस्टर्स को हम एड्रेस कर सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 64 किलोबाइट्स मेमोरी को हम एड्रेस कर सकते हैं। तो 8085 में 64 किलोबाइट मेमोरी को एड्रेस करने के लिए, 64 के रजिस्टर्स को एड्रेस करने के लिए जो मेमोरी मैप बनता है वो 000 हेक्साडेसिमल से FFF हेक्साडेसिमल तक बन सकता है। ये एड्रेस रेंज है। चिप सेलेक्ट सिग्नल जनरेट करने के लिए, डिकोडिंग करने के लिए हम 2 मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसा कि हम लास्ट स्लाइड्स में देख चुके हैं। तो एड्रेस लाइंस को डिकोड करने के लिए 2 टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, NAND गेट या फिर 3 to 8 डिकोडर। तो फर्स्ट डायग्राम जो आप देख रहे हैं वो NAND गेट का है। क्वाड इनपुट NAND गेट है। क्वाड मतलब 4 इनपुट्स हैं इस NAND गेट के। तो इस NAND गेट को एक्टिवेट करने के लिए, चिप सेलेक्ट सिग्नल जनरेट करने के लिए, पहले भी हम चिप्स में देख चुके हैं, चिप सेलेक्ट सिग्नल पे क्या लगा हुआ होता है, एक बबल लगा हुआ होता है, यानी वो कैसा सिग्नल होता है, एक्टिव लो। तो वो कब इनेबल होगा, जब वहाँ पे जाएगा 0। तो अगर इस तरह का हमारे पास एक सर्किट है जिसमें A12 से A15 की एड्रेस लाइंस हमने NAND गेट से कनेक्ट की हुई है और हमें इससे आउटपुट क्या चाहिए, 0, जो हम हमारे चिप सेलेक्ट लाइन पर इनपुट पर दे सकें चिप को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये कब 0 आएगा, जब A12 से A15 तक के जो लाइंस हैं हमारी, इन पे सब पे अगर हम 1 देंगे तो NAND गेट का आउटपुट क्या होगा, 0। NAND गेट का आउटपुट सिर्फ एक ही केस में 0 होता है, जब सारे इनपुट्स क्या होते हैं, 1। तो अगर हमें 0 चाहिए आउटपुट चिप सेलेक्ट सिग्नल के लिए, तो हमें A12 से A15 चारों लाइंस पे क्या देना पड़ेगा, 1। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें इन चारों लाइंस पे 1 देना होता है। इसी तरह से 3 to 8 डिकोडर की अगर हम बात करें, 3 to 8 डिकोडर क्या होता है, जो भी इसको 3 to 8 मतलब इनपुट लाइंस होंगी 3 और आउटपुट लाइंस होंगी 8। तो जो इनपुट लाइंस होती हैं इसकी, जो भी हम बाइनरी देते हैं उसका डेसिमल इक्विवेलेंट वाला आउटपुट ये इनेबल कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए 12, 13, 14 वाली लाइंस कनेक्ट है। अगर इन तीनों लाइंस पे हम 1, 1, 1 देते हैं तो उसका डेसिमल क्या होगा, 7। तो O7 वाला आउटपुट आपका इनेबल हो जाएगा। इस लाइन पे अगर हम देते 0, 0, 0 तो O0 इनेबल होता, 0, 0, 1 देते तो O1 इनेबल होता, 0, 1, 0 देते तो O2 इनेबल होता। इस तरह से हमने जो चिप सेलेक्ट सिग्नल है वो किस आउटपुट लाइन से कनेक्ट कर रखा है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम इनपुट पे क्या देंगे। अगर हमने 5th लाइन से कनेक्ट कर रखा है O5 तो हम इनपुट में देंगे 1, 0, 1, ताकि हमारा 5th वाला आउटपुट इनेबल हो और वो सिग्नल कहाँ पहुँचे, आपका चिप सेलेक्ट पे। तो इस तरह से 3 to 8 डिकोडर को यूज़ करके भी चिप सेलेक्ट सिग्नल को जनरेट किया जा सकता है। इस केस में क्योंकि O7 से कनेक्शन बाहर निकाला हुआ है तो 12, 13 और 14 तीनों लाइन लॉजिक हाई से कनेक्टेड होंगी 1 से। अब जो 3 to 8 डिकोडर हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, उसमें तीन इनेबल इनपुट्स भी होते हैं, E1, E2 और E3। ये स्टैंडर्ड इसका पिन मैन्युफैक्चरिंग है, ये आपको याद करना होता है। E1, E2 दोनों एक्टिव लो होते हैं और E3 एक्टिव हाई होता है, यानी E1 और E2 पे हमें देना पड़ेगा लॉजिक 0 और E3 पे हमें देना पड़ेगा लॉजिक हाई। अब क्योंकि 12, 13, 14 हम दे चुके हैं 3 to 8 में, तो हमारी एक सिग्नल बचता है हमारा A15। तो A15 हमने किससे कनेक्ट किया, यहाँ पर E3 से। E3 से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एक्टिव हाई है, तो A15 पे भी क्या देना पड़ेगा आपको, 1। E1, E2 क्योंकि दोनों एक्टिव लो हैं तो उन दोनों को क्या कर दिया है, ग्राउंड। अब ये कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, ये हम पे डिपेंड करता है, हम जैसे भी कनेक्शन करेंगे एड्रेसिंग उसी तरह से चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी जो डायग्राम आपके सामने है उसमें A15, A14, A13 और A12 सभी 1 से कनेक्ट होने चाहिए, तब जाके चिप सेलेक्ट सिग्नल जनरेट होगा।
तो यहाँ पे जो एड्रेस रेंज स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 1111 यानी F से। लेकिन अगर मैं A15 को E1 से कनेक्ट कर दूं तो E1 से कनेक्ट करने पर A15 पे क्या देना पड़ेगा, 0, तभी E1 इनेबल होगा और तभी ये चिप काम करेगी। तो उस केस में जो एड्रेसेस स्टार्ट होंगे वो होंगे 0111 से यानी 7 से। तो इस तरह से हमारा जो लॉजिकल सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं उसी के हिसाब से हमारा मेमोरी मैप तैयार होता है। तो इससे हम एक मेमोरी इंटरफेसिंग की ओवरऑल पिक्चर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में 8085 आपकी आईसी है सबसे लेफ़्ट में। यहाँ से आपका एड्रेस बस हायर ऑर्डर एड्रेस बस है A8 से A15 और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है AD0 से AD7। ये क्योंकि मल्टीप्लेक्स्ड है AD0 से AD7 एड्रेस और डेटा बस दोनों एक साथ, तो वो लैच के थ्रू डी मल्टीप्लेक्स होके एड्रेस बस और डेटा बस में अलग अलग डिवाइड हो रहा है। अब जो ऊपर आपकी एड्रेस लाइन थी A15 से A8 हायर ऑर्डर एड्रेस बस, उसमें से A0 टू A9 यानी 10 एड्रेस लाइंस तो आपकी कनेक्ट हो गई मेमोरी चिप से। 10 क्यों कनेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे जो मेमोरी चिप है उसका साइज़ कितना है, 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट मतलब 1024। 1024 को अगर हम 2 की पावर में लिखें तो 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 रजिस्टर है, यानी एड्रेस लाइंस कितनी चाहिए हमें, 10। जो पावर में होता है वो क्या होता है, आपकी एड्रेस लाइंस की संख्या। तो जो भी हमारे नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स थे 1024, उनको जब हमने 2 की पावर में चेंज किया तो जो पावर होती है वो हमें एड्रेस लाइंस की संख्या बताती है। तो यहाँ पे एड्रेस लाइंस हमें चाहिए 10 एड्रेस लाइंस का मतलब हुआ A0 टू A9। तो अब A0 टू A9 तो हमने डायरेक्ट मेमोरी के एड्रेस लाइन से कनेक्ट कर दी रजिस्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए। बाकी जो एड्रेस लाइंस बची हमारी A10 टू A15, वो डीकोड होके कहाँ पर जाएंगी, चिप सिलेक्शन सर्किट। अब ये जो चिप सिलेक्शन सर्किट है ये हम दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, NAND गेट से भी बना सकते हैं और 3 to 8 डिकोडर से भी बना सकते हैं। तो उससे हमारा चिप सेलेक्ट सिग्नल जनरेट होता है। इसी तरह से जो मेमोरी चिप है उसमें से पढ़ने या लिखने के लिए हमें रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल भी चाहिए, तो वो जनरेट किए जाते हैं रीड राइट और IOM बार को NAND करके। यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम मेमोरी से लिख रहे हैं या मेमोरी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो M होगा आपका IOM बार वाला वो कैसा होगा, एक्टिव लो 0। इसी तरह से रीड और राइट भी क्या है, एक्टिव लो। तो यहाँ पे इन्वर्टेड NAND गेट यूज़ किए गए हैं ताकि हमें एक्टिव लो सिग्नल्स मिले, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। तो इस तरह से ये कंट्रोल सिग्नल्स मेमोरी में से लिखने या पढ़ने के लिए काम में आते हैं। अब इंटरफेसिंग के बेसिक्स समझने के बाद हम डिज़ाइनिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम EPROM का इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं। EPROM 4096x8 साइज़ है उसका, 2732 इसका चिप नंबर है। 4096x8 का मतलब हुआ इसमें रजिस्टर्स कितने हैं, 4096, और हर रजिस्टर 8 बिट को स्टोर कर सकता है, यानी 4096 बाइट्स ऑफ मेमोरी। 4096 को अगर हम 2 की पावर में लिखें तो आता है 2 की पावर 12। तो जो पावर में आता है वो नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइंस बताता है। तो अगर 4096 रजिस्टर्स को हमें एड्रेस करना है तो हमें एड्रेस लाइंस चाहिएंगी 12। LSB से अगर हम स्टार्ट करें तो A0 से A11 तो हम डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर देंगे, मेमोरी चिप से रजिस्टर सेलेक्ट के लिए। बाकी बची 4 लाइंस, उन 4 लाइंस को डीकोड करके हम जनरेट करेंगे चिप सेलेक्ट या फिर चिप इनेबल सिग्नल, CE, जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है। तो वो डिकोड करने के लिए या तो हम NAND गेट यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डिकोडर यूज़ कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जैसे डिकोडर यूज़ किया गया है 3 to 8 डिकोडर 74LS138। इस डिकोडर में 3 इनपुट लाइंस हैं आपकी, A12, A13 और A14 से कनेक्ट की हैं, और 8 आउटपुट्स हैं जिसमें से 0 वाला आउटपुट यानी फर्स्ट आउटपुट कनेक्ट किया गया है चिप इनेबल सिग्नल से। 3 लाइंस 3 इनपुट से कनेक्ट हो गई। तो जो चौथी लाइन बची A15, उसको हम किसी भी इनेबल इनपुट पे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे E1 पे कनेक्ट किया है। E1 क्योंकि एक्टिव लो है तो A15 पे 0 होना चाहिए, तभी चिप इनेबल सिग्नल जनरेट होगा। E2 भी एक्टिव लो है तो वो ग्राउंड कर दिया। E3 एक्टिव हाई है तो उसको +5 वोल्ट से जोड़ दिया।
अब यहाँ पे क्योंकि हमने O0 से कनेक्ट किया है चिप इनेबल सिग्नल, तो वो तभी इनेबल होगी चिप जब O0 पर आउटपुट आए। और O0 पर आउटपुट कब आएगा? जब 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट 12, 13, 14 पर इनपुट होगा, यानी 14, 13 और 12 तीनों पे क्या होना चाहिए? 0, 0 और 0। तभी आपका 0 आउटपुट सिलेक्ट होता है और तभी आपकी चिप इनेबल्ड हो पाएगी। इसी तरह से एक और कंट्रोल सिग्नल है यहाँ पे OE, दैट इज़ आउटपुट इनेबल। क्योंकि हम ROM की बात कर रहे हैं तो ROM में सिर्फ हम रीड सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो रीड करने के लिए मेमोरी रीड सिग्नल चाहिए हमें, कंट्रोल सिग्नल। वो जनरेट किया है IOM बार और रीड को इन्वर्टेड NAND के थ्रू पास करके। IOM बार मेमोरी ऑपरेशन को इनेबल करेगा और रीड सिग्नल रीड ऑपरेशन को इनेबल करेगा। मेमोरी और रीड दोनों को कंबाइन करके हमें मिला मेमोरी रीड सिग्नल, जो EPROM के आउटपुट बफर्स को इनेबल करेगा ताकि डेटा जो है वो डेटा बस पर आ सके। अब इंटरफेसिंग सर्किट डिज़ाइन करने के बाद हम इसका एड्रेस मैप बना सकते हैं। एड्रेस मैप देखिए, हमने देखा A15, A13, 14 और 12, ये जो 4 लाइंस हैं इन सब पे क्या होना चाहिए? 0, तभी आपका चिप इनेबल सिग्नल एक्टिवेट हो पाएगा। तो ये फिक्स हो गया कि ये हमेशा क्या रहेंगी? 0। जो ये 4 लाइंस हैं ये हमेशा 0 ही रहेंगी, ये चेंज नहीं हो सकती। इसके अलावा जो आपकी 12 लाइंस हैं A0 से A11, वो 0, 0, 0, 0, 0 से लेकर 1, 1, 1, 1 तक किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज़ की जा सकती हैं। उनके पूरे 2⁻12 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो वो पूरा 0 से लेकर पूरा 1 तक कैसे भी चेंज हो सकता। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो क्या होगा? जब सारी एड्रेस लाइंस पर क्या हो? 0, यानी एड्रेस रेंज जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 0, 0, 0, 0 से। और जो लास्ट एड्रेस होगा वो क्या आएगा आपका? जब जो 12 लाइंस रजिस्टर सिलेक्ट से कनेक्टेड हैं उन सारी 12 लाइंस पे क्या आ जाए? 1, ठीक है। और जो डिकोडिंग वाली लाइन है, जो चिप सिलेक्ट वाली लाइन है, उनमें तो हमेशा ही क्या रहना चाहिए? 0, अदरवाइज चिप सिलेक्ट नहीं हो पाएगी, तो वो फिक्स है। तो वो लास्ट जो एड्रेस आएगा आपका वो क्या आएगा? 0FFFH, H स्टैंड्स फॉर हेक्साडेसिमल। इसको आप इस तरह से समझिए। ऐसा कैसे किया हमने? जैसे कि हमारे पास 2 लाइंस थी, तो 2 लाइंस के कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं? 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1। स्टार्ट कहाँ से होता है? सब कुछ 0, 0, 0, फिर एक 0 हो जाता है, एक 1 हो जाता है, पहले वाला 1 हो जाता है, दूसरे वाला 0 हो जाता है। लास्ट कहाँ खत्म होता है? जब सब कुछ 1, दोनों क्या हो जाते हैं? 1। तो हम क्या कहते हैं? उसकी एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ तक गई? 0 से लेकर 3 तक। इसी तरह अगर हम 4 बिट की बात करें तो 4 बिट में फर्स्ट एड्रेस क्या आएगा आपका? 0, 0, 0, 0, और लास्ट एड्रेस क्या आएगा आपका? 1, 1, 1, 1, 1, जब सारे 1 हो जाएंगे। तो इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? 0 से लेकर F तक हमारी एड्रेस रेंज है। हमारे पास 16 एड्रेसेस हैं 0 से लेकर F तक। तो अब इन 4 से आप इसको बढ़ा सकते हैं 16 तक। तो एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0, 0, 0 से लेकर 0FFF तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम रैम को इंटरफेस करने का। यहाँ पे जो रैम लिया है हमने 6116, उसकी साइज़ है 2048x8, यानी नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं 2048 और हर रजिस्टर की कैपेसिटी है 8 बिट्स। 2048x8, 2048 को अगर हम 2 की पावर में लिखें तो वो आएगा आपका 2⁻11, यानी 11 एड्रेस लाइंस हमें रजिस्टर सिलेक्ट के लिए चाहिए। तो वो 11 एड्रेस लाइंस हम डायरेक्टली मेमोरी चिप से कनेक्ट कर सकते हैं A0 से A10 तक। इसके अलावा हमें चाहिए चिप सेलेक्ट सिग्नल। तो A0 से A10 में 11 एड्रेस लाइंस देने के बाद हमारे पास 5 एड्रेस लाइंस बची हैं। उन्हें डिकोड करके हम जनरेट कर सकते हैं चिप इनेबल सिग्नल। उनको डिकोड करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया हमने 328 डिकोडर, वही 74LS138। इस बार हमने किस आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट किया है? उसको O1 से। O1 आउटपुट तब सिलेक्ट होगा जब आपके इनपुट पे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो, यानी 0, 0, 1। 3 इनपुट्स जो हैं आपके A10 के बाद A11, A12 और A13, ये इनपुट लाइन से कनेक्ट कर दिए। बाकी 2 और लाइंस बची हैं आपकी A14 और A15, तो वो हम किसी भी इनेबल पे कनेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे E1 एक्टिव लो है, उसको IO M बार से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हम मेमोरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो M बार 0 होगा, तो उससे E1 इनेबल हो जाएगा। A14 E2 से कनेक्ट किया है, यानी A14 हमेशा क्या रहेगा, 0, वो 0 रहेगा, तभी E2 इनेबल होगा, तभी ये डिकोडर काम करेगा। इसी तरह से E3 एक्टिव हाई है और वो कनेक्टेड है A15 से। A15 क्योंकि एक्टिव हाई इनपुट से कनेक्ट है तो A15 हमेशा क्या रहना चाहिए, 1। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स हमने एक्सटर्नली डिकोड किए हैं उनकी वैल्यूज़ फिक्स हो गई। क्या फिक्स हुई, A15 हमेशा 1 रहेगा, A14 हमेशा 0 रहेगा, A13, 12 और 11 बाइनरी होंगे 1 के, यानी A13 0 रहेगा, A12 0 रहेगा और A11 हमेशा 1 रहेगा। इससे आपको क्या मिलेगा, मेमोरी सेलेक्ट सिग्नल जो हमने किस पे दिया है, CE चिप इनेबल पे, ताकि ये चिप इनेबल हो पाए। इसके अलावा 2 कंट्रोल सिग्नल्स चाहिएंगे हमें, रीड और राइट। रीड सिग्नल आपका आउटपुट बफर को इनेबल करेगा और राइट सिग्नल आपका राइट इनेबल करेगा इन बफर को। इंटरफेसिंग सर्किट डिज़ाइन करने के बाद अब हम इसका एड्रेस डिकोडिंग देखते हैं। एड्रेस डिकोडिंग देखिए अब इस रैम का, ये अब हमने लास्ट टाइम डायग्राम में जब देखा तब हमने देखा कि A15 1 रहना चाहिए, A14 13 और 12 0 0 0 रहने चाहिए और A11 क्या रहना चाहिए, 1, तभी आपका चिप इनेबल सिग्नल इनेबल हो पाएगा। तो ये फिक्स हो गया। A11 से A15 तक आपका क्या रहना चाहिए, 1 0 0 0 1। इसके अलावा जो लाइंस हमने डायरेक्ट मेमोरी से कनेक्ट की हैं A0 to A10, वो पूरा चेंज हो सकती हैं 0 से लेकर 1 तक। तो इससे जो हमें एड्रेस रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये 16 बिट्स हैं, 4 के ग्रुप बनाते हैं हम हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट 4 का ग्रुप अगर हम MSB से देखें लेफ्ट हैंड साइड से A15 से, तो फर्स्ट 4 का ग्रुप हमें क्या दे रहा है, 8, नेक्स्ट 4 का ग्रुप हमें क्या दे रहा है, 8, और उसके बाद क्या है, 0 0। तो एड्रेस स्टार्ट कहाँ से हुआ, 8800 से, और एड्रेस ख़त्म कहाँ होगा, A15 से A11 तो 1 0 0 1 रहेगा और A10 से A0 सारे क्या हो जाएंगे, 1। तो अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करें तो फर्स्ट 1000 हमें क्या देगा, 8, सारे 1, F और F, यानी इस चिप की जो एड्रेस रेंज आएगी वो जाएगी 8800 से 8FFF तक। अब रैम और रोम हमने अलग अलग करके देख लिया। अब एक्चुअली में तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जितनी भी चिप्स होती हैं वो एक साथ ही कनेक्टेड होंगे, मतलब एक ही डिकोडर यूज़ होगा सारी चिप्स के लिए, अलग अलग डिकोडर्स यूज़ नहीं होंगे। एड्रेस बसेस वही हैं, एड्रेस लाइंस एक साथ जाएंगी, एक साथ डिकोड होंगे और जितनी भी चिप्स हैं वो एक साथ ही डिकोडर से कनेक्टेड होती हैं। वैसे भी हम 3 to 8 डिकोडर यूज़ करते हैं तो उसमें 8 आउटपुट्स होते हैं, तो हम 8 चिप्स उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक रैम और एक रोम हमने 3 to 8 डिकोडर से कनेक्ट कर रखा है चिप सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो जो रोम है हमारी वो 4K बाइट है और रैम 2K बाइट है। 4 किलोबाइट की मेमोरी है, 4K दैट मीन्स 2⁻12। तो A0 से A11 12 लाइंस तो आपकी डायरेक्टली चिप से कनेक्ट हो गई हैं रजिस्टर सिलेक्ट के लिए। 4 लाइंस बची, A12, A13, A14 और A15। ये डिकोडर के थ्रू डिकोड करके हम किस में कनेक्ट करेंगे, चिप इनेबल सिग्नल पे, इनपुट पे। और रोम है तो सिर्फ रीड ओनली होता है, तो खाली रीड सिग्नल आपका कनेक्ट होगा आउटपुट इनेबल से। अब यहाँ पे जो रोम का चिप इनेबल सिग्नल है वो हमने कनेक्ट किया है O0 से। O0 आउटपुट तब इनेबल होगा जब A12, 13 और 14 तीनों पे क्या हो, 0। और 15 क्योंकि एक्टिव लो E1 से कनेक्ट है तो A15 पे भी क्या होना चाहिए, 0। E2 को कनेक्ट किया हमने IO M बार से, मेमोरी ऑपरेशन के केस में वो हमेशा क्या रहेगा, इनेबल्ड, क्योंकि M बार 0 होगा। E3 एक्टिव हाई है तो उसको कनेक्ट किया हमने +5 वोल्ट से, लॉजिक हाई। इसी तरह से रैम के कनेक्शन में अगर हम देखें तो 2 किलोबाइट रैम है हमारे पास। 2 किलोबाइट का मतलब 2 की पावर्स में अगर हम देखें तो 2 की पावर 11।
2 की पावर 11 का मतलब हुआ 11 एड्रेस लाइंस तो चिप को रजिस्टर सेलेक्ट के लिए चाहिए, दैट मीन्स A0 to A10, बाकी बची 5। अब डिकोडिंग के लिए हमने कितनी लाइंस यूज़ की हैं? 4। तो इस केस में जो A11 है वो लाइन रैम के लिए यूज़ नहीं आएगी, वो उस पर 1 भी जा सकता है और उस पर 0 भी जा सकता है। उस लाइन को हम डोंट केयर कंडीशन की तरह मानते हैं, वो रैम से कनेक्ट नहीं होती है, वो ओपन लाइन है, उस पर 1 भी जा सकता है और उस पर 0 भी जा सकता है। इस रैम का जो चिप इनेबल सिग्नल है वो कनेक्ट किया गया है डिकोडर के O2 आउटपुट से, यानी इसका जो एड्रेस है, एड्रेस रेंज होगी वो किसके हिसाब से जनरेट होगी? O2 के हिसाब से। ये चिप तब इनेबल्ड होगी जब O2 इनेबल्ड हो। O2 आउटपुट कब इनेबल्ड होगा? जब A12, 13, 14 पर किसका बाइनरी आएगा? 2 का, दैट मीन्स 0 1 0। O14 पे 0 होना चाहिए, A13 पे 1 होना चाहिए और A12 पे 0। तो इस तरह से इसका इंटरफेस डिज़ाइन करने के बाद हम इसकी एड्रेस डिकोडिंग देखते हैं। तो अब हम एड्रेस डिकोडिंग करते हैं इसकी। रॉम के केस में हमने देखा कि O0 0 वाला आउटपुट कनेक्टेड है चिप इनेबल से। 0 वाला आउटपुट कब इनेबल होगा? जब इनपुट लाइंस पे 0 हो, यानी A12, 13 और 14 तीनों 0 है। A15 भी क्योंकि E1 से कनेक्टेड है एक्टिव लो, तो वो भी 0 है। तो उसके लिए A12 से A15 चारों हमेशा क्या रहेंगे? 0। A0 से A11 चेंज हो सकते हैं 0 से लेकर 1 तक किसी भी कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे जो एड्रेस रेंज आएगी वो आएगी 000 से लेकर 0FFF तक। फर्स्ट जो डिजिट है हेक्साडेसिमल डिजिट, वो आपका चिप इनेबल सिग्नल की वजह से फिक्स हो गया है, वो हमेशा क्या रहेगा? 0। नेक्स्ट हम देखते हैं रैम की बात। रैम में क्योंकि O2 से कनेक्टेड है रैम का चिप इनेबल सिग्नल, 2 का बाइनरी होता है 0 1 0। तो इसके लिए जो 12 13 14 वाली एड्रेस लाइंस हैं वहाँ पर आएगा आपका 0 1 0। A15 हमेशा 0 रहेगा, तो यानी 4 एड्रेस लाइंस जो हैं ये फिक्स हो गई आपकी 0 0 1 0 के लिए। अब इन 4 एड्रेस लाइंस पे हमेशा 0 0 1 0 रहेगा। A11 क्योंकि यहाँ पे काम नहीं आ रहा है तो वहाँ पे 1 भी जा सकता है और वहाँ पे 0 भी जा सकता है, वो डोंट केयर कंडीशन में है। तो यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है हमने क्योंकि वो 1 भी हो सकता है और 0 भी। इसके अलावा जो आपकी A0 से A10 वाली लाइंस हैं वो 0 से लेकर 1 तक किसी भी कॉम्बिनेशन में चेंज हो सकती हैं। तो इनके स्टार्टिंग एड्रेसेस क्या बनेंगे आपके? 0 0 1 0। क्रॉस की जगह अगर 1 है तो वो आएगा आपका 1 1 0 0 यानी 8 और फिर आगे 0 0, तो 2 8 0 0 से लेकर 0 0 1 0 यानी 2 और 4 times 1 4 times 1 4 times 1 यानी 2FFF। अगर A11 की वैल्यू 1 है तो एड्रेस रेंज रहेगी आपकी 2800 से लेकर 2FFF तक। अगर A11 की वैल्यू 0 है तो आपका एड्रेस रेंज रहेगा 2000 से लेकर 27FF तक। यानी इस तरह के कंडीशंस में हमें मल्टीपल एड्रेसेस मिलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम डिकोडिंग यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट को यूज़ करके हम किस तरह से डिकोड कर सकते हैं। हमारे पास मेमोरी रैम अवेलेबल है यहाँ पे 2048 क्रॉस 4। 2048 तो क्या हुए? नंबर ऑफ रजिस्टर्स, यानी 2048 रजिस्टर्स हैं हमारे पास। क्रॉस 4 क्या बताता है? बिट साइज, वर्ड साइज, मेमोरी साइज रजिस्टर्स का, यानी एक रजिस्टर यहाँ पे 4 बिट को सेव कर सकता है। 2048 को अगर हम 2 की पावर में चेंज करें तो हमें मिलता है 2 की पावर 11, यानी 2 की पावर 11 रजिस्टर्स को एड्रेस करने के लिए हमें 11 एड्रेस लाइंस की ज़रूरत है। तो A0 से A10 तो डायरेक्ट मेमोरी चिप से कनेक्ट हो जाएगा रजिस्टर सेलेक्ट जनरेट करने के लिए। बाकी जो 4 एड्रेस लाइंस बची 12 13 14 और 15, उसे हम नैंड गेट के थ्रू डिकोड कर सकते हैं चिप सेलेक्ट सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो 12 13 14 15 हमने नैंड गेट के थ्रू चिप सेलेक्ट सिग्नल जनरेट किया। अब चिप सेलेक्ट सिग्नल एक्टिव लो है तो वो आपका हमेशा क्या रहना चाहिए? 0। नैंड गेट का आउटपुट 0 तभी होगा जब आपके चारों इनपुट्स क्या हो? 1।
तो यानी इस तरह से अगर हम कोई इंटरफेसिंग सर्किट बनाते हैं तो वहाँ पे एड्रेस रेंज रहेगी आप F000 से लेकर FFFF तक। जो स्टार्टिंग 4 बिट्स हैं वो फिक्स रहेंगे F, क्योंकि 12 13 14 15 हमेशा क्या रहेंगे 1 1 1 1। लेकिन A0 से A10 तक जो बिट्स हैं वो आपके 0 से लेकर F तक पूरे चेंज हो सकते हैं। अब सेम केस जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि यहाँ पे भी 11 एड्रेस लाइंस रजिस्टर सेलेक्ट में यूज़ आई हैं और 4 एड्रेस लाइंस आपके NAND गेट में यूज़ आई है, तो एक एड्रेस लाइन जो है A11 वो कनेक्टेड नहीं है, तो वो एम्बिगियस एड्रेसेस देगी, मल्टीपल एड्रेसेस देगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।